वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बता रहा हूं MySQL डिक्लेयर स्टेटमेंट के बारे में। डिक्लेयर स्टेटमेंट को आप तीन तरह से उपयोग कर सकते हो। पहला हो गया वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए, दूसरा हो गया हैंडलर डिक्लेयर करने के लिए और तीसरा हो गया कंडीशन डिक्लेयर करने के लिए। तो मैं आपको इस वीडियो में एक एक कर तीनों के उपयोग बताता हूँ। सबसे पहले मैं एक प्रोसीजर बना लेता हूँ, उसका नाम रख लेता हूँ प्रोस, और हम डिक्लेयर समझ रहे हैं इसलिए हम इसका नाम भी डिक्लेयर ही रख लेते हैं। मुझे कोई पैरामीटर पास नहीं करना है। यहाँ पर मैं शुरू करूँगा क्योंकि मुझे एक से ज़्यादा स्टेटमेंट लिखना है और मैं एंड करूँगा। अब सबसे पहला जो उपयोग है वो होता है डिक्लेयर का, वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लिखने का जो तरीका होता है डिक्लेयर। डिक्लेयर के बाद आप जो भी वेरिएबल का नाम रखना चाहते हो, मैं वेरिएबल का नाम रखना चाहता हूँ मैसेज, तो मैंने लिखा मैसेज। उसके बाद उसका डेटा टाइप आप क्या लेना चाहते हैं, इंटीजर लेना चाहते हैं, कैरेक्टर लेना चाहते हैं, वारकार लेना चाहते हैं। तो जितने भी डेटा टाइप होते हैं उनमें से आप जो भी लेना चाहते हैं। तो मैं लेना चाहता हूँ वारकार, तो मैंने लिखा वारकार। और कितनी विड्थ रखना चाहते हो, मैं रखना चाहता हूँ 40। उसके बाद यदि आप कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालना चाहते हैं तो लिखें, नहीं चाहते हैं तो इसे यहाँ पर भी सेमीकोलन करके एंड कर दें। मैं चाहता हूँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू मुझे देना है, तो मुझे क्या लिखना होगा, डिफ़ॉल्ट। और डिफ़ॉल्ट लिख के मैं क्या वैल्यू चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ब्लैंक वैल्यू। तो ये मेरा वेरिएबल डिक्लेरेशन का काम डिक्लेयर स्टेटमेंट ने कर दिया। ये आप किसी भी स्टोर्ड प्रोग्राम फंक्शन हुए, प्रोसीजर हुए, इवेंट वगैरह हुए, उसमें आप इसका उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पर अब वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। अब हम चाहते हैं कि इसमें कोई वैल्यू सेट कर दें, तो वैल्यू सेट करने के लिए सेट का उपयोग करते हैं। और मैंने सेट में क्या किया, मैसेज, और मैसेज में इक्वल किया और मैं कॉनकेट का उपयोग कर रहा हूँ। कॉनकेट क्या करता है, दो स्ट्रिंग को जोड़ता है। तो जो पहले से बनी मैसेज है उसी में मैं जो भी जोड़ना चाहूँ, तो मैंने जोड़ना चाहता हूँ कि एक, तो मैंने ये इस तरह से लिख लिया। तो ये क्या करेगा कि मैसेज में मैसेज को जोड़ता जाएगा। मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूँ कि अभी जो हम इसके नेक्स्ट आगे के देखेंगे उसमें हम इसका उपयोग बहुत अच्छे से कर लेंगे। मैंने 1, दूसरी बार लिख दिया 2, तीसरी बार लिख दिया 3, और इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिलेक्ट, और सिलेक्ट में मैं मैसेज को प्रिंट करा दूँगा। तो अब आप देखेंगे तो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसमें ब्लैंक कर दी। अगर मैं वैल्यू नहीं देता तो जब मैं कॉनकेट करने जाता तो वो नल ही रहता, तो वो मेरे को इशू करता। मैंने स्पेस कर दी, फिर एक बार 1 जोड़ा, एक बार 2 जोड़ा, एक बार 3 जोड़ा, और इस तरह से डिक्लेयर वाला हमारा एक प्रोसीजर बन गया है। अब हम इसे सेव कर लेते हैं। अब इसे एग्जीक्यूट करें तो देखिए क्या हुआ, 1 2 3 प्रिंट हो गया। यानी कि एक सिंपल हमने वेरिएबल को प्रिंट करने का यूज़ कर लिया। आप कभी भी कोई भी प्रोसीजर बनाए तो अगर इस तरह का मैसेज डिस्प्ले के लिए रख लेंगे तो आपको बहुत काम आएगा। अब हम दूसरी बात करते हैं, वो हो गया हैंडलर। अब हैंडलर क्या काम करता है, आपको कोई भी एरर को अगर ट्रेस करना हो या उस पर एक तरह से एरर का डायरेक्ट मैसेज उनका ना आते हुए अपना मैसेज बनाना हो, तब उस समय हम क्या करते हैं, हैंडलर का उपयोग करते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक हैंडलर बनाऊँगा। तो हैंडलर बनाने का तरीका क्या हुआ, डिक्लेयर लिखा। डिक्लेयर लिखने के बाद हमें कौन सा हैंडलर बनाना है, हमारे पास MySQL में 3 तरह के होते हैं, कंटिन्यू, एग्जिट और एक होता है अंडू। वैसे शायद अंडू इसमें सपोर्ट नहीं करता, तो हम केवल 2 की ही बात करें, कंटिन्यू और एग्जिट। तो मैंने लिखा कंटिन्यू। अब मैं आपको दोनों के उपयोग भी बताऊंगा। अब कंटिन्यू लिखने के बाद हम क्या करते हैं, हैंडलर लिखते हैं। हमने लिखा हैंडलर, ये फिक्स है ना, डिक्लेयर या ये बदलता है, कंटिन्यू होगा या एग्जिट होगा, हैंडलर हमको फिक्स लिखना होता है। उसके बाद हम लिखते हैं फॉर। फॉर यानी हम किस लिए उपयोग कर रहे हैं, तो फॉर में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है। यहाँ पर हम एरर का कोड भी दे सकते हैं, यहाँ पर हम SQL स्टेट भी दे सकते हैं। तो वो मैं जब एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगा तब हम यहाँ पर लिखेंगे। तो अभी हम समझ लेते हैं कोई भी पर्टिकुलर किसी एरर के लिए हम लिख रहे हैं। तो अभी मैं कोई भी रैंडम कोड ले लेता हूँ, 1051 ले लिया मैंने। अब इसके बाद क्या करना चाहते हैं, अगर एरर आए तो मैं चाहता हूँ कि यह कोड यहाँ पर लगा देता हूँ। तो जो भी स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो लिख दिया। यानी इसका फॉर्मेट क्या हो गया, डिक्लेयर, कंटिन्यू या एग्जिट, हैंडलर का नाम, फॉर करने के बाद यहाँ पर बहुत सारे पार्ट है। यहाँ पर आप डायरेक्ट कोड लिखें, कोड ना लिखते हुए आप कंडीशन लिख सकते हैं, कंडीशन ना लिखते हुए नॉट फाउंड लिख सकते हैं। नॉट फाउंड कब लिखाता है, जब हम प्रोसीजर कर्सर वगैरह लिखते हैं तो उस समय पर हमें नॉट फाउंड वाला यूज़ करना होता है। तो ऐसे हम बहुत सारा ऑप्शन है जो यहाँ लिख सकते हैं। मैं एक सिंपल बता रहा हूँ कि यहाँ पर हम एरर का लिखें और उसके बाद ये मैसेज लिख दें। अभी मैं सब हटा देता हूँ।
अब ये क्या करेगा, अगर कोई एरर आई तो ये उसको ये वाले मैसेज को एग्जीक्यूट कर देगा, और अगर कोई एरर नहीं आई तो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब हम सबसे पहले देखें, यह तो इसका एक सिस्टम हो गया कैसे लिखते हैं। मैं 1 मिनट के लिए इसे कमेंट कर लेता हूँ कि मैंने कमेंट किया। अब मैं देखता हूँ कि मेरी एरर क्या आ सकती है। तो एरर का कोड पता लगाने के लिए हम क्या करते हैं, एक सिलेक्ट स्टार फ्रॉम और एक ऐसी टेबल ले लेते हैं जो टेबल ही नहीं है। ये कोई टेबल ही नहीं है M1। अब M1 टेबल है नहीं, और अब मैं बिना हैंडलर के इसे एग्जीक्यूट करूँगा तो क्या होगा आप देखिएगा। यहाँ हमने ओके करा और अब मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। देखिए एरर आ गई, मेरा कोई एग्जीक्यूट भी नहीं हुआ और एरर भी आ गई। यहाँ से आप ये कोड को देख लीजिए, क्या है 1146। आपको जब भी कोई एरर आए ना तो एरर आने के बाद इस कोड पे नज़र कर दे, देख लेना ये कोड क्या, ये है 1146। ये मुझे यहाँ से क्लू मिला। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर जो हैंडलर लिख रहा हूँ वो हैंडलर किसके लिए लिख दूँगा, 1146 के लिए लिख दूँगा। तो अब ये क्या करेगा, अगर इसको एरर आती है तो एरर आने के बाद ये मैसेज में क्या करेगा, वैल्यू से 1 सेट कर देगा और यहाँ पर लिख देगा। अब हम यहाँ पर जो हमारा डी हट गया था ये लिख देते हैं। देखिए अब ये परफेक्ट है। अब हम क्या करते हैं, इसे एक बार एग्जीक्यूट कर लेते हैं, है ना। एग्जीक्यूट किया, देखिए अब जो एरर आ रही थी वो आना बंद हो गई। क्यों? क्योंकि हमने हैंडलर लगा दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर आके हमने हैंडलर लगा दिया, ये बराबर है। अब हम समझते हैं कि ये कैसा फ्लो क्या होता है, ये चलता कैसा। तो मैं सेट वाला पूरा कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर भी एक मैसेज लगा देता हूँ और इसके बाद भी एक मैसेज लगा देता हूँ। ठीक है, इसको मैंने नंबर दे दिया 1, इसको मैं दे देता हूँ 2 और इसको मैं दे देता हूँ 3। अब आप समझना कि ये किस तरह से चलता है। अभी मैंने लिखा 1 2 3 और ये मैंने सेव किया। अब मैंने एग्जीक्यूट किया। अब देखिए आप क्या आया, 2 1 और 3। अब 2 1 और 3 क्यों आया मैं वो आपको बताता हूँ। जब भी चला होगा फ्लो आया होगा, ये वेरिएबल डिक्लेयर हुआ, उसके बाद कंटिन्यू हैंडलर डिक्लेयर हो गया। डिक्लेयर होने के बाद कोई इस समय तक तो कोई एरर थी नहीं। सबसे पहले आया 2, इसका मतलब सबसे पहले ये वाला चला, हैंडलर में गया। हैंडलर में जाने के बाद मैसेज ये 2 सेट हो गया। उसके बाद क्या हुआ, स्टार फ्रॉम, इसमें एरर आ गई। क्यों? क्योंकि ये टेबल थी नहीं। एरर क्या आई, 1146 वाली। तो जैसे ही ये एरर आई तो ये क्या हुआ, 1146 पे आया और इसने ये सेट कर दिया। तो ये सेट करने से क्या हो गया, 2 की जगह 1 हो गया। आपको यदि पिछला वीडियो अगर आपने कर्सर वाला देखा हो तो उसमें हमने यहाँ कंटिन्यू हैंडलर लगाया था। मैं वो वीडियो की लिंक दे रहा हूँ, आप एक बार वहाँ से इसे डीप में समझ लीजिएगा कि ये कैसे फ्लो होता है। तो अभी यहाँ पर एरर आई। एरर आने के बाद हमने क्या किया, यहाँ पर भेजा। तो यहाँ पर 2 के बाद 1 सेट हो गया। अब हमारा जो हैंडलर है वो कौन सा है, कंटिन्यू है। यहाँ विषय ध्यान रखना, कंटिन्यू वाला अगर हैंडलर होता है तो वो क्या करता है, ये एरर आ गई, इसको बाईपास करके वो आगे बढ़ जाता है। तो आगे बढ़ने पर क्या था 3, तो उसने 3 प्रिंट कर दिया। तो इस केस में क्या प्रिंट हुआ, 2 1 और 3। क्यों? क्योंकि मेरा कंटिन्यू हैंडलर था। अब मैं इसे कंटिन्यू की जगह क्या कर देता हूँ, एग्जिट वाला कर देता हूँ। तो एग्जिट वाले हैंडलर में सेम को आप वापस से एग्जीक्यूट करेंगे तो देखिए क्या हुआ, कुछ भी प्रिंट नहीं हुआ। कुछ भी क्यों प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि यह आया होगा, यहाँ पर डिक्लेयर हुआ होगा, 2 पे वैल्यू तो सेट हुई होगी, लेकिन यहाँ पर एरर आ गई। तो यह क्या था, एग्जिट वाला था। तो एग्जिट वाले के लिए इसका ब्लॉक देखा जाता है कि ब्लॉक कौन सा वाला है, बिगिन और एंड ये वाला। तो यह इस पूरे से अगर इस ब्लॉक के अंदर डिक्लेयर है तो इस पूरे से एग्जिट हो जाता है। तो जब इस पूरे से एग्जिट हुआ तो सिलेक्ट भी हो ही गया, इसलिए यह डिस्प्ले नहीं हो पाया। इसको थोड़ा सा अगर मैं डीप में बताना चाहूँ तो मैं क्या करता हूँ कि इस वाले को एक और बिगिन, हम एक और शुरू कर देते हैं ब्लॉक और हम एक और एंड कर देते हैं यहाँ पर इसके बाद इसे भी ले लेते हैं और एंड कर देते हैं और यहाँ हम एक वैल्यू और ले लेते हैं 4 वाली। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको? कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा। यहाँ पर हमें क्या करना होगा, सेमीकोलन। अब प्रोसेस समझिएगा, सब कुछ वैसा ही है, केवल हमारा जो हैंडलर था वो हमने कहाँ कर दिया, एक ब्लॉक में कर दिया, है ना, एक। अब क्या होगा कि एग्ज़िट जो होगा वो एग्ज़िट इस पूरे से होगा, मतलब यहाँ पर एरर आई तो ये इससे एग्ज़िट हो जाएगा, तो ये वाला कोड नहीं आएगा और यहाँ से ये वाला भी सेट होगा और ये भी होगा। देखो मैं आपको सेव कर देता हूँ, फिर इसे एग्जीक्यूट करता हूँ। अब आप देखिए क्या आया, 2 1 4। अब हम समझें 2 क्यों आया, इससे आया, मतलब सेम प्रोसेस थी। ये 2 आया, उसके बाद एरर आ गई यहाँ पर, तो क्या हो गया, 1 आ गया, यहाँ तक भी ठीक है।
3 क्यों नहीं आया, क्योंकि एग्ज़िट था, तो इस ब्लॉक से एग्ज़िट हुआ तो क्या हुआ, यहाँ पर 4 आ गया और 4 प्रिंट कर दिया। यदि ये ब्लॉक नहीं लगाया तो इस पूरे बाहर वाले ब्लॉक से होगा, यानी कि जिस ब्लॉक में हमारा बिगिन और एंड के अंदर जहाँ पर भी हैंडलर होता है उसको एग्ज़िट में एग्ज़िट कर देता है। अगर कंटिन्यू कर दोगे तो कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा पहले चल रहा था सेम है। एक प्रोसेस और बढ़ चुकी है, तो एक प्रोसेस के साथ 2 1 3 4 आ गया। 2 1 3 4 आने का रीज़न समझ है, 2 1 3 और 4। यहाँ तक मुझे लगता है आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब इसमें एक और जो मैंने आपको बात करी थी डिक्लेयर वाले में, जहाँ पर हम क्या करते हैं कंडीशन को भी सेट कर सकते हैं। तो मैं अभी ये वाले पोर्शन को हटा देता हूँ क्योंकि बहुत बड़ा हो रहा है, तो यह हम हटा देते हैं। तो हमको एक 4 वाले की भी आवश्यकता नहीं है, यहाँ तक का पूरा सिंपल है ना। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर अगर आप इसे 1146 नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर एक कंडीशन का उपयोग कर सकते हैं। तो हमने वही डिक्लेयर लिया, डिक्लेयर। अब डिक्लेयर में हमें कंडीशन के केस में क्या करना होता है कि कोई भी एक नाम देना होता है कि ये किस लिए बना रहे हो। तो मैंने लिखा टेबल नॉट फाउंड है, या मैं जो नाम लगना चाहूँ मैंने लिख दिया टेबल, NF लिख दूँ या नॉट फाउंड लिख दूँ या जो भी लिखना चाहूँ, पर ये कोई उनका नहीं है, हमारा बनाया हुआ है ना, हम जो चाहें वो लिख सकते हैं। टेबल नॉट फाउंड, इसके बाद हमें क्या लिखना होता है कंडीशन, क्योंकि उसको पता कैसे पड़ेगा, कंडीशन और फॉर, यह फिक्स है। अब फॉर के बाद वापस से जो ये 1146 यहाँ लिखा था, इसकी वजह आप क्या है यहाँ लिख दोगे। यहाँ पर भी बहुत से ऑप्शन है, SQL स्टेट से आप लिख सकते हैं। तो यह कंडीशन बनी और इस कंडीशन को आपने यहाँ पर उपयोग कर लिया। तो यह क्या हुआ, एक तरह से डायरेक्टली हमने वो नाम कोड ना देते हुए हमने एक कंडीशन बना ली। ये हमारी एक कंडीशन हो गई और उस कंडीशन का यहाँ उपयोग कर लिया। अब आप एग्जीक्यूट करें कोई अंतर नहीं आएगा, जैसा चल रहा था वैसा ही चलेगा। लेकिन एक ऑप्शन और हो गया 2 1 3, यानी कि आपने डिक्लेयर का कंडीशन बनाना भी देख ली। यह जब हम बड़े बड़े प्रोसीजर लिखते हैं तब हमें बार बार कोई कोड ऐसा होता है कि उस कोड को बार बार यूज़ ना करते हुए आप उसका एक कोई नाम दे दें और उस नाम से उसका जहाँ चाहे वहाँ उपयोग कर लें। तो आशा है मुझे आपको MySQL डिक्लेयर स्टेटमेंट के तीनों तरह से जो हम उपयोग करते हैं, पहला वेरिएबल डिक्लेयर करना वो भी हमने इसमें समझ लिया। वेरिएबल के बाद हमने एक हैंडलर डिक्लेयर करना वो भी हमने समझ लिया। हैंडलर में कंटिन्यू हैंडलर और एग्जिट हैंडलर वह दोनों भी हमने इसमें समझ लिए। साथ में हमने हैंडलर को किसी ब्लॉक में लिखना, यानी एक बेच बना दें या एक प्रोसेस या एक ब्लॉक बना दिया हमने, उसमें कैसे उपयोग करके कंटिन्यू एग्जिट करना वो समझ लिया। और आखिरी में हमने कंडीशन का कैसे उपयोग डिक्लेयर के साथ किया जाता है वो भी समझ लिया। तो आशा है मुझे आपको MySQL डिक्लेयर स्टेटमेंट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यह वीडियो आपको कैसा लगा बताना ना भूलें। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।